चलिए हम लोग आते हैं उपवाक्य पर। इससे पहले हमने पढ़ाया था वाक्य विचार। यह वाक्य विचार का ही एक हिस्सा है जो मिश्र वाक्य का, ये सारे उपवाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। चलते हैं, उपवाक्य क्या है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि उपवाक्य क्या है। तो वाक्यों का ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद का अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हों, वे उपवाक्य कहलाते हैं। अथवा इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन क्रिया युक्त से आंशिक भाव स्पष्ट हो उसे उपवाक्य कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वह उपवाक्य कहलाता क्यों है, क्योंकि वाक्य के भाव को समझाने का प्रयास करता है। जैसे यदि वह पढ़ता तो अवश्य सफल होता, यदि वह पढ़ता तो अवश्य सफल होता। यहाँ देखते हैं कि वह पढ़ता एक प्रधान वाक्य के रूप में है, तो अवश्य सफल होता यह उपवाक्य है। यह क्या है? उपवाक्य है। ठीक इसी प्रकार से मुझे विश्वास है कि आप मान जाएंगे, अर्थात इस भाग का यह एक हिस्सा है। इस भाग का यह एक प्रकार का हिस्सा है जो इसके अर्थ को यह बतलाने का काम करता है, यह समझाने का काम करता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, तो ये सारे उपवाक्य हैं। ये सारे क्या है? उपवाक्य हैं। उपवाक्य हमेशा योजक चिन्हों के द्वारा जोड़े गए होते हैं। तो योजक चिन्ह के द्वारा जो जोड़े गए शब्द वाक्य होते हैं वह उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य में भी उद्देश्य और विधेय होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, आंशिक रूप से यह अर्थ को बतलाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? उपवाक्य कहते हैं। चलिए आते हैं अब हम उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य वाक्य का वह हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से अर्थ दे सकता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्रधान उपवाक्य वाक्य का वह हिस्सा होता है जो स्वतंत्र रूप से अर्थ दे सकता है, यानी उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, वह खुद स्वयं का अर्थ दे सकता है। जैसे हम आते हैं तो देखते हैं उदाहरण, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ से यह जो वाक्य है यह प्रधान उपवाक्य है। क्या है? प्रधान उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। अब यहाँ से यहाँ तक आश्रित उपवाक्य है। अब प्रधान उपवाक्य कहता है कि वह स्वतंत्र रूप से अर्थ दे सकता है। तो स्वतंत्र रूप से अर्थ देने का मतलब यह है कि उस वाक्य का, उस उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे मैं नहीं जानता, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, अर्थात दूसरे वाक्य में वह कहाँ रहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। इसलिए यह वाक्य जो है यह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा और इसके साथ जो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है यह वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, क्योंकि यह निर्भर करता है किस पर? इस पर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
जो भाषण कर रहा है वह हमारा मित्र है। अर्थात मित्र कौन है? मित्र कौन है? तो मित्र जो है वह व्यक्ति है जो भाषण कर रहा है। अर्थात यह आश्रित उपवाक्य हो गया और यह प्रधान उपवाक्य हो गया। क्योंकि प्रधान उपवाक्य वैसा वाक्य होता है, उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देता है। ठीक है, अब आगे आते हैं आश्रित उपवाक्य। चलिए आते हैं हम आश्रित उपवाक्य की ओर। तो आश्रित उपवाक्य क्या है? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आश्रित उपवाक्य क्या है। तो आश्रित उपवाक्य भी वाक्य का वह हिस्सा होता है जो स्वतंत्र रूप से न तो उसे लिखा जा सकता है और न ही वह पूरा अर्थ दे सकता है। इसीलिए इसे हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे आप नहीं जानते कि वह कैसा लड़का है। अर्थात इसमें जो आश्रित उपवाक्य है वह कभी भी पूरा पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। जैसे आप नहीं जानते, यह क्या है? प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य क्योंकि यह पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। जैसे आप नहीं जानते, अर्थात वह जो है व्यक्ति नहीं जानता है, यह पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट देता है। और कि वह कैसा लड़का है, यह क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य है कि वह कैसा लड़का है। अर्थात प्रधान उपवाक्य जो कि पूरा पूरा अर्थ देता है और आश्रित उपवाक्य जो कि पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। यदि वह आए तो मैं जाऊं। अर्थात यदि वह आए तो मैं जाऊं। यहाँ पर यह जो वाक्य है और यह जो है यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य है और यह क्या है? प्रधान उपवाक्य है। क्यों है? क्योंकि यह डिपेंड करता है इस पर कि यह आएगा तभी यह व्यक्ति जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात यह है कि हम आश्रित उपवाक्य को पहचान कैसे करेंगे। यहीं पर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करते हैं। जैसे हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलेंगे तो यह आश्रित उपवाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? इसमें पहचान ये है कि जैसे ही आश्रित उपवाक्य प्रारंभ होता है उसके प्रारंभ में ही कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, तो, चूंकि, ज्यों, ज्यों ही, यदि, यद्यपि, जब तक, जब तक, जहाँ, चाहा, चाहे, मानो, जितना भी, कितना भी, ऐसे योजक चिन्ह जो होते हैं वह लगे होते हैं। जैसे आप देखते हैं पहले वाक्य में यहाँ लगा हुआ है कि, तो की से प्रारंभ होने वाला वाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य है। यहाँ से ही आपका जो है वाक्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ यदि वह आए तो मैं जाऊं, यह यदि योजक चिन्ह है। अब एक और बात ध्यान देने की है, यहाँ पर तो भी है, तो फिर भी यह प्रधान उपवाक्य क्यों है? देखिए, यदि वह आए तो मैं जाऊं, यह कर्ता के
प्रधान उपवाक्य इसके लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यह डिपेंड करता है इसके आने पर, इसलिए इसे हम प्रधान वाक्य के श्रेणी में रखेंगे और जबकि इसे हम आश्रित उपवाक्य के श्रेणी में रखेंगे। चलिए, ये बात सभी को स्पष्ट हो गया, तो हम आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हम आते हैं अब आश्रित उपवाक्य के भेद की तरफ। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं संज्ञा उपवाक्य की तरफ। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? तो वह उपवाक्य जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, यानी किसी न किसी काम को या किसी न किसी नाम को इंगित करता है, ऐसे उपवाक्य को हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अगला, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अर्थात यहाँ पर देखिए, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या है? ठीक है, तो इस्तीफा देने की बात कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए अगला देखिए, सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो यानी कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि सदा सत्य बोलो। तो ये क्या है? ये है संज्ञा उपवाक्य। ये भी क्या है? संज्ञा उपवाक्य। अब हम संज्ञा उपवाक्य को पहचान कैसे करेंगे? तो ध्यान से मेरे बात को सुनिए। संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये होती है कि यह जिस उपवाक्य में दिया गया होता है उस उपवाक्य में की शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखिए, कि से प्रारंभ होता है। यह वाक्य जो है कि से प्रारंभ होता हुआ यहाँ तक आता है, यानी कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। यह उपवाक्य किससे प्रारंभ होता है? कि से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम पहचान कर लेते हैं कि यह संज्ञा उपवाक्य यहाँ से यहाँ तक है। अगले सेंटेंस में देखते हैं, कि सदा सत्य बोलो। कि सदा सत्य बोलो। कि शब्द से प्रारंभ होता है यह उपवाक्य, इसलिए यह पहचान है कि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य जो हैं वह क्या है? संज्ञा उपवाक्य होंगे। चलिए अब आगे हम आते हैं विशेषण उपवाक्य की तरफ। तो आइए चलते हैं हम विशेषण उपवाक्य में। विशेषण उपवाक्य कहते किसको हैं? अब यहाँ नाम से ही पता चलता है कि विशेषण उपवाक्य यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जब बतलाए तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक उपवाक्य में भी यह संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता को बतलाएगा। जैसे चलते हैं, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह उपयोग होता है या प्रयोग होता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आश्रित उपवाक्य में जो भी उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग होंगे वह विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। जैसे, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यानी आदमी की विशेषता यह है, इस आदमी की विशेषता यह है कि वह कल आया था। ठीक है, वह कल आया था और आज भी आया था, यानी जो
कल आया था, यह आदमी कल आया था, इस वही आज भी आया है, यानी इस आदमी की यह विशेषता है कि कल आया था फिर आज आ गया। तो इसमें विशेषण उपवाक्य क्या होगा? विशेषण उपवाक्य, ठीक है, यह होगा जो कल आया था। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, यानी कक्षा में प्रथम कौन आया था? वही लड़का। तो इसमें विशेषण उपवाक्य क्या होगा? जो कक्षा में प्रथम आया था, ठीक है, विशेषण उपवाक्य। अब आप जब कंफ्यूज होंगे कि हम कैसे विशेषण उपवाक्य को पहचान करें, तो जान लीजिए कि विशेषण उपवाक्य प्रायः जो, जैसा, जितना, जब, जहां, जिसे, इन शब्दों से अर्थात ज वाले शब्दों से प्रारंभ होने वाले जो उपवाक्य होते हैं वही विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे देख सकते हैं, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था, यहाँ जो से प्रारंभ हुआ है। वह आदमी जो कल आया था, आज भी आया था, यह जो है जो से प्रारंभ होता है, अर्थात जो से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य जो है वह विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। अब आगे आते हैं, तीसरा भेद क्रिया विशेषण। आइए हम क्रिया विशेषण उपवाक्य की तरफ। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? सबसे पहले हम नाम से ही जानते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी विशेषण, क्रिया की विशेषता, ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। बात आ रही है समझ में? तो इस क्रिया विशेषण उपवाक्य में हमेशा क्रिया की विशेषता को बतलाया जाएगा। जो वाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। हमने पहले ही बताया कि क्रिया विशेषण उपवाक्य उसी को कहेंगे जहां पर क्रिया की विशेषता को बतलाया जाएगा। अब इसमें 2 क्रिया भी हो सकता है, 3 क्रिया भी हो सकता है, लेकिन जिसकी विशेषता को बतलाया जाएगा, जिसके कारण काम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, अर्थात अगर पानी नहीं बरसेगा तो मेंढक नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो मेंढक का बोलना यानी यहाँ भी एक क्रिया है, बोलना। तो मेंढक कब बोलेगा? जब पानी बरसेगा। तो यहाँ पर किस क्रिया की विशेषता को बतलाया जाता है? पानी का बरसना, यानी बरसना जो है यह क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है, यह क्या है? क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि मेंढक जो है तभी बोलेगा जब पानी बरसेगा, ठीक है, इसलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अगले वाक्य में आते हैं, मैं जो ही घर पहुंचा वर्षा होने लगी, अर्थात वर्षा पहले नहीं हो रहा था, ठीक है, वर्षा जो है पहले नहीं हो रही थी, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंच गया, जो ही घर पहुंचा बारिश प्रारंभ हो गई। अर्थात इसमें क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है? ये, ठीक है, यानी घर का पहुंचना और बारिश का प्रारंभ होना। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा होगा? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, यानी किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? बारिश की विशेषता बतलाई जा रही है। क्या बतलाई जा रही है? कि बेचारा जैसे ही वह घर पहुंच गया बारिश होने लगता है।
तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा? तो यह जो है वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब मोटा मोटी तौर पर इसकी पहचान भी हम जान लेते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्यों को जब, जहाँ, जिधर, जो, यदि, यद्यपि, जो ही, जैसा, जितना, जैसे जैसे आदि शब्दों से आरंभ करते हैं। ठीक है, तो यह मैटर नहीं करता है, पहले मैटर ये करता है, मायने ये रखता है कि सबसे पहले हम क्रिया की विशेषता को पहचान करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ये होता है कि यह जो है विशेषण उपवाक्य में भी आ जाता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य में भी आ जाता है। तो उस स्थिति में हम कैसे इसे पहचान करेंगे? तो उस स्थिति में हम पहचान इस प्रकार से करेंगे, जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, अर्थात मेंढक पहले नहीं बोलते थे। ठीक है, कब बोलते थे? जब बारिश हो गया या होने लगा। तो एक की विशेषता ये है कि मेंढक की विशेषता यह है कि बारिश होगा। ठीक है, मेंढक की विशेषता क्या है? बारिश होगा। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब इस वाक्य को देख लेते हैं। मैं जो ही घर पहुंचा वर्षा होने लगी, अर्थात यह वर्षा जो है पहले से नहीं हो रहा था। ये हो कब रहा था? जैसे ही मैं जो हूँ घर पर पहुंचता हूँ, तो पहुंचने के तुरंत बाद ही बारिश प्रारंभ हो गई। तो इसमें क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है? मैं ही जो ही घर पहुंचा, यानी यह वाक्य उपवाक्य जो है यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। चलिए, आज उपवाक्य आपका खत्म हो गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। अब इसके आगे भाग में हम लोग देखेंगे। यदि मेरे द्वारा बताया गया आपको पसंद आए, समझ आए, तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।